बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका मकसद फील्ड से मुतल्लिक़ जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से ये जो सीरीज़ है इसमें हम फील्ड में जो टेस्ट लगाए जाते हैं वो सॉइल का टेस्ट हो सकता है, कंक्रीट का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, सैंड का टेस्ट, इस तरह जितने भी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उनसे मुतल्लिक़ रेलेवेंट जो टेस्ट होते हैं जो कि आपको साइट पे लगाने पड़ते हैं, तो उनसे मुतल्लिक़ जो मैंने अपनी एक फ़ील्ड की डायरी बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे और फील्ड के रेलेवेंट ही हम डिस्कशन करेंगे कि फ़ील्ड में किस तरह काम होता है। तो कोशिश करेंगे कि आपको फील्ड से मुतल्लिक़ जो है टोटल नॉलेज जो है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जा सके। तो चलें आज हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो फर्स्ट पेज है वो आपने देख लिया। ये डायरी हमने खुद बनाई थी जब हमने ये कोर्स किया था। तो मटेरियल लैब टेक्नीशियन बेसिकली इसका जो है वो टाइटल था इस कोर्स का। तो मटेरियल मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उसकी टेस्टिंग किस तरह की जाती है। तो उससे मुतल्लिक़ ये एक मेरी डायरी है, इसको बुक आप कह लें। तो उसमें हमने जिस तरह नोट किया, हमारे टीचरों ने जिस तरह जो कि रेलेवेंट फील्ड से डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेके आए हुए थे, उन्होंने हमें उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो टीचिंग दी और उसमें प्रैक्टिकल करवाया। तो उसी को मैंने नोट डाउन किया और आज मैं ये आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो पहला हिस्सा जो है इसमें सॉइल का हिस्सा हमने डिस्कस किया है। सॉइल, तो सॉइल जो है बेसिकली हम किसको बोलते हैं? मट्टी को। अब मट्टी हर फील्ड के लिहाज से अगर फील्ड टू फील्ड इसको डिस्कस किया जाए तो हर फील्ड के लिहाज से इसकी डेफिनेशन चेंज होती है। मट्टी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मट्टी की अहमियत ये है कि वो ज़मीन का अपर पोर्शन जिस पे पौधे या दरख्त उग सकें उसको सॉइल कहा जाता है। बट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना ये होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो जिस जगह पे हम करने जा रहे हैं वहाँ की सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस करना होता है। आया कि वो सिल्टी है, ग्रेवली है, सैंडी है, क्लेई है, तो उसके हिसाब से फिर हमने आगे टेस्ट लगाने होते हैं और फिर फर्दर हमने डिसीजन लेना होता है कि यहाँ पे फाउंडेशन की टाइप क्या होनी चाहिए, उस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी क्या है, बेरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली फिर हमने फाउंडेशन की टाइप जो है वो सजेस्ट करनी होती है। तो सॉइल की क्लासिफिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें आपको एक टेबल ये नज़र आ रहा है। तो ये जो टेबल नज़र आ रहा है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड एग्रीगेट मिक्सचर, ये टेबल एस्टो का टेबल है। एस्टो बेसिकली क्या है? एस्टो एक ऐसा इदारा है जो कि एब्रीविएशन है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल। मतलब अमेरिका का एक ऐसा इदारा जो कि ट्रांसपोर्टेशन और हाईवे के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जिनको उन्होंने बनाया हुआ है, ये वो इदारा है। तो आस्टो जो है ये इस इदारे का आपको समझ आ गई कि ये है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स। तो एस्टो जो है बेसिकली जो इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की, इसकी जो बुक लिखी या इसके जो स्टैंडर्ड्स बनाए, उसके अकॉर्डिंगली सॉइल को इन्होंने 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, जिसमें इनकी जो डिवीजन है वो A1 से स्टार्ट होती है, A1 टू A7 तक ये चलती है। मतलब 7 ग्रुप हो गए। A1 जो इनकी है टाइप, इसमें फर्दर 2 डिवीजन है, A1A, A1B। तो इसमें स्टोन फ्रैगमेंट्स और ग्रेवल्स वगैरह आ जाते हैं।
स्टोन फ्रैगमेंट्स, सैंड्स एंड ग्रेवल्स, ये इसमें ऐड होते हैं। तो अगर वहाँ पे साइड पे जो सॉइल है वो स्टोन फ्रैगमेंट्स हैं उसमें या ग्रेवल्स वगैरह हैं तो A1 के ग्रुप में आती है। उसके बाद A2 है। A2 की फर्दर सब डिवीजन्स जो की गई हैं वो फर्दर 4 सब डिवीजन्स हैं, A24, A25, A26 एंड A27। बट इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर देखा जाएगा तो वो ग्रेवल्स, सैंड, क्लेई एंड सिल्टी होती है। मतलब इसमें ग्रेवल्स होते हैं, साथ सैंड भी मिक्स होती है और उसके साथ साथ ये क्लेई होती है, मतलब चिकनी मिट्टी भी इसमें हो सकती है और सिल्ट भी हो सकती है। तो नेक्स्ट जो इसकी है ग्रुप जो है वो A3 है। फाइन सैंड इसमें आती है। और ये चीज़ आप जेहन में रखें, जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट ग्रुप कंसीडर किया जाता है वो है हमारा A3 जिसमें फाइन सैंड है। चूँकि सैंड जो है इसमें ड्रेनेबिलिटी, ड्रेनिंग कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होती है। जो ऊपर से पानी अगर इसमें आता है किसी भी साइड पे तो उसको ये नीचे ड्रेन कर देती है, अपने अंदर अब्जॉर्ब करके नहीं रखती। इसी खूबी की वजह से ये कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही सूटेबल कंसिडर की जाती है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप मूव करते हो A4 जो है वो सिल्टी सॉइल है। अगर आप अप टू डाउन देखें ना तो ये ग्रेवल से मूव कर रहा है फाइनर मटेरियल, मतलब कोर्सर मटेरियल से मूव कर रहा है फाइनर मटेरियल की तरफ। तो अब A4 जो है, A4 और A5 सिल्टी सॉइल होती है जिसमें भल वगैरह शामिल होती है। A6 क्लेई सॉइल है, इसमें क्ले शामिल होना शुरू हो जाती है, चिकनी मिट्टी जो है, जो कि फिजिबल कंसिडर नहीं होती है कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, क्योंकि क्ले की ये खूबी है कि ये पानी को या वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है और जब इसके ऊपर लोड आता है तो लोड को बर्दाश्त नहीं करती, ये फिर स्लिप हो जाती है नीचे से। स्लिप होने की वजह से स्ट्रक्चर आपका उसमें सेटलमेंट आ जाती है और वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो लिहाजा A6 क्लेई सॉइल, A7 में फर्दर ग्रुप देखे जाएँ तो A7 5, A7 6 कंसिडर किया जाता है और ये हाईली क्लेई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी इसमें होती है। तो नीचे नोट लिखा है जो कि मैंने पहले डिस्कस कर दिया है कि A3 जो है वो फिलिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन पर्पसेस में जो हम फिलिंग के लिए मटेरियल यूज़ करते हैं, A3 जो ग्रुप है, जो फाइन सैंड का ग्रुप है, इसको बेहतरीन तस्वर किया जाता है, इसको बेस्ट कंसिडर किया जाता है फिलिंग मटेरियल के लिए, फिलिंग पर्पसेस के लिए। तो अगर हम इसका एग्जैक्ट टेबल जो है, जो बुक्स में आपको दिया जाता है आस्टो का, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे। तो ये जो टेबल स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये टेबल है जी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के लिए। और इसमें अगर देखा जाए ग्रुप क्लासिफिकेशन है A1, A2, A4, A5, A6 एंड A7 एंड A3 जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है A1 के बाद। तो इसमें इनकी स्पेसिफिकेशंस भी दी गई हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस भी साथ साथ चल रही हैं कि कौन सी सीव में कितने % ठहरेगा। सीव एनालिसिस बेसिकली इन मटेरियल्स की जो अलग-अलग डिफ्रेंशिएशन के लिए कि कौन सा मटेरियल या कौन सी सॉइल कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सीव एनालिसिस या ग्रेडेशन का टेस्ट लगाते हैं। सीव एनालिसिस से डिफरेंट सीव्स, मतलब सीव नंबर 4 टू डिफरेंट सीव नंबर 200, मतलब सीव नंबर 4, 40, 100, 200, इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो सीव डिफरेंट साइजेस की सीव जो हैं ये लगा के, ये सीव शेकर जो होता है उसके ऊपर हम टेस्ट करते हैं। अपर जो होती है सीव, उसमें हमने मटेरियल डालना होता है, उसके ऊपर लीड लगाना होता है और सबसे एंड पे जो है वो भी लीड लगा होता है और उसके बीच में तरतीब से हमने कोर्सर टू फाइनर की तरफ मूव करना होता है। तो
मटेरियल को डाल दिया जाता है और ये मटेरियल अपने साइज़ के लिहाज से, ग्रेडिंग के हिसाब से ये अप टू डाउन मूव करता है। अप टू डाउन मूव करके जितना साइज़ किसी भी मटेरियल का होता है वो उसी साइज़ के सीव में रिटेन कर जाता है, मतलब ऊपर ठहर जाता है। और जो उस सीव से के साइज़ से छोटा होता है, मटेरियल छोटे साइज़ का होता है, वो क्या करता है, वो पास कर जाता है। तो इसी तरह करते करते ये एंड तक, लेड तक भी पहुंच जाता है, जो कि उससे भी मतलब बारीक हो। तो इस सीव एनालिसिस से हमें पता चल जाता है कि इस सैंपल में कितने परसेंट सीव नंबर 4 में रुका, कितने परसेंट 40 में रुका, कितने परसेंट 100 में रुका, कितने परसेंट 200 में रुका। तो मतलब रुका अगर हम कहते हैं तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड वेट, और जो नीचे पास कर गया, गुजर गया, उसको पासिंग वेट। ठीक है, तो इस इन टर्म से हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब हम ये थोड़ा सा आपको सैंपल दिखाना चाह रहे थे कि ये वो टेबल है जिसमें स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं। जिस तरह ये जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, स्टोन फ्रेगमेंट्स हैं जी। A1 को अगर सबसे नीचे पे देखो तो स्टोन फ्रेगमेंट्स, ग्रेवल्स एंड सैंड है इसमें। A3 में फाइन सैंड आ जाती है। A2 में सिल्टी आर क्लेई, ग्रेवल एंड सैंड। एंड A4 एंड 5 जो है वो सिल्टी सॉइल है, और A6 to A7 जो है वो क्लेई सॉइल है। इसी तरह यहाँ पे ये एक पूरा इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ से लेके A1 to A2 एंड A3 जो है ये सारा लिखा हुआ है एक्सीलेंट टू गुड। इनकी प्रॉपर्टीज़ मूव कर रही हैं एक्सीलेंट टू गुड, मतलब कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए। जिस तरह रोड अगर आप उसकी फॉर्मेशन कर रहे हो तो ग्रेवल्स उसमें यूज़ होते हैं, आपने देखा होगा। तो सब ग्रेड में भी ग्रेवल्स यूज़ होते हैं, और उसके अलावा सैंड यूज़ होती है, तो ग्रेवली सैंड यूज़ होती है। तो इसी तरह ये इन्होंने लिखा हुआ है एक्सीलेंट टू गुड। ये मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सीलेंट टू गुड है। और उसके बाद फेयर टू पुअर आगे लिखा हुआ है A4 to A7 तक। क्योंकि ये पुअर इसलिए हो जाता है क्योंकि चिकनी मिट्टी आ जाती है इसमें, क्ले सॉयल आ जाती है। क्ले सॉयल जो है वो पुअर है कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, चूँकि ड्रेन एबिलिटी इसमें नहीं होती, इसमें पोरोसिटी नहीं होती है, इसमें पोर्स इतने नहीं होते हैं कि ये इसको पानी को नीचे ड्रेन आउट कर सके। तो ये तो हमारा टेबल जो हमने डिस्कस किया। टेबल के बाद वहाँ से हमें जो चीज़ें मिली वो बेसिकली अगर देखा जाए तो सॉइल की 3 जो टाइप्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। सिल्ट, क्ले एंड सैंडी। सिल्टी, क्लेज एंड सैंडी, ये सॉइल हमें कॉमनली इनसे वास्ता पड़ता है। तो उसके बाद मिट्टी में नमी का किरदार जो है, रोल ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल। इसको अगर हम देखें तो जिस तरह अक्सर आपने रोड बनते हुए देखा होगा, तो बनते हुए रोड में जो एग्जिस्टिंग सॉइल होती है आपने देखा होगा, उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। वो अगर खुश्क है तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। उसके बाद कंपैक्टर चलाते हैं। तो खुश्क के ऊपर कंपैक्टर नहीं चलाते, पहले उसके ऊपर उसको नम करते हैं। और उसकी वजह ये है कि जब मॉइस्चराइज़ किया जाता है तो मिट्टी के ज़रात जो हैं वो आपस में कंपैक्ट हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और मिल के तो उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है, फिर वो लोड उठाने के काबिल हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर वो देखें कि कॉमनली जो डेली घरेलू यूज़ में आटा जो यूज़ होता है, उसको वैसे ही अगर खुश्क रखा जाए तो फूंक मारने से वो उड़ जाता है। बट उसमें अगर थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड कर लो, फिर बाद में उनको आपस में थोड़ा सा दबा के या मुट्ठी के अंदर बंद करके, उस आटे को मुट्ठी के अंदर बंद करके अगर आप मुट्ठी को खोलो तो कुछ वो क्या होगा, आपस में ज़रात मिल जाएंगे। तो इसी तरह थोड़ा और मॉइस्चर ऐड करो, वो सारे ज़रात एक वक्त आएगा कि आपस में यूनाइट हो जाएंगे, उनमें यूनिटी आ जाएगी। तो मकसद मॉइस्चर कंटेंट ऐड करने का मिट्टी में भी यही होता है। जिस तरह आटे के ज़रात आपस में मिक्स हो गए, आपस में मिल गए, यूनाइट हो गए, तो मिट्टी में भी यही खसूसियत पैदा कर दी जाती है उसको मॉइस्चराइज़ करके। बट ये मॉइस्चर कंटेंट एक लिमिट तक होता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसी तरह अगर
जिस तरह उस आटे में हमने अप टू स्पेसिफिक लिमिट जब उसमें ऐड किया मॉइस्चर तो वो यूनाइट रहा, बट जब एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड की तरफ उसका टेंडेंसी होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, आपकी उंगलियों से भी बाहर बहना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह मट्टी की भी ये खसूसियत है, अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा दोगे तो वो फिर लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड की तरफ उसकी खसूसियात जाना शुरू हो जाएंगी और वो लोड उठाने के काबिल नहीं रहेगा। तो हमने मॉइस्चर कंटेंट भी एक लिमिट तक रखना है, और अगर वो लिमिट हम अचीव कर लेते हैं मॉइस्चर कंटेंट की, तो यही मिट्टी जो है पुराने वक्तों में आपने देखा होगा जब ये जदीद रोड नहीं थे तो वाटर बाउंड मैकेनिज्म बनाए जाते थे, मतलब मिट्टी को ऊपर से पानी छिड़काव करके कॉम्पैक्ट करके तो रोड बनते थे, तो काफ़ी अर्सा वो चलते रहते थे। कच्चे रोड जो होते थे तो उसकी भी वजह ये थी कि मिट्टी जब वो गीली होके एक दफ़ा कम्पैक्ट हो जाती थी फिर इजीली नहीं उखड़ती थी। तो यही वजह है कि उसी खसूसियत को हम यूज़ करते हैं जब हम आज जदीद रोड भी बनाते हैं। पहले वाटर बाउंड मैग्नम बनाते हैं, फिर उसके ऊपर TST ट्रिपल सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं। तो मॉइस्चर का बहुत ही अहम किरदार है, लिहाजा इसलिए जो सबसे पहला हम टेस्ट करेंगे सॉइल के लिए वो है मॉइस्चर कंटेंट का टेस्ट। तो मॉइस्चर कंटेंट हम फाइंड करेंगे। मॉइस्चर कंटेंट जो है वो आपको पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कितनी अहमियत है उसकी, कि अप टू स्पेसिफिक लिमिट वो होना चाहिए। उसके लिए हमें टेस्ट भी लगाना है, मिट्टी के अंदर जो स्पेसिफिकेशन में दिया गया है ना मॉइस्चर कंटेंट वो उतना ही होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जो टेस्ट लगाया जाता है, दो टेस्ट होते हैं। एक साइड के ऊपर एट द स्पॉट टेस्ट लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं स्पीडी मॉइस्चर टेस्टर। स्पीडी मॉइस्चर टेस्टर जो है उसको यूज़ करते हैं साइड के ऊपर और उसी वक्त टेस्ट का रिज़ल्ट लेने के लिए। तो इसकी डायग्राम भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसका प्रॉपर जो है वो फ़िलहाल तो ये डायग्राम आप देखें, ये डायग्राम है। स्पीडी मॉइस्चर टेस्टर मशीन है, इसके पीछे ये एक गेज लगी होती है, इस गेज से रीडिंग हमें मिल जाती है। कैल्शियम कार्बाइड इसमें केमिकल यूज़ होता है। बहरहाल दूसरा जो मेथड है इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, दोनों मेथड्स को और उनके प्रॉपर फार्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इन दोनों मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। दूसरा जो मेथड है वो है लैब के अंदर जो यूज़ किया जाता है मेथड, और वो है ओवन ड्राई मॉइस्चर कंटेंट बाय ओवन ड्राई मेथड। जो लैब में ओवन पड़े होते हैं वो उस ओवन में हमने सैंपल ला के रखना होता है सैंपल ट्रे के अंदर। तो उसके बाद हमने 110 ±5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट करना है और 24 आवर के लिए उसको हमने इसके अंदर रखना है। तो आफ्टर 24 आवर जब ये ड्राई हो जाएगा हमने दोबारा वेट करना होता है। उससे हमने जितना भी उसका वेट कम हुआ तो उससे मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज निकाल लेनी है। वो परसेंटेज कैसे निकालनी है, फार्मूला क्या है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जो हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं ना कि टेस्ट कौन सा शुरू में हमने करना है उस पर डिस्कस हो रहा है। प्रॉपर इनके जो हैं टेस्ट किस तरह परफॉर्म करना है, इसमें कौन सी चीज़ यूज़ होती है, कौन कौन सी मशीन यूज़ होती है, उनका पिक्टोरियल एविडेंस जो उसकी तस्वीर वगैरह भी साथ अटैच कर देंगे। तो अभी जो डिस्कस हुए वो है स्पीडी मॉइस्चर टेस्टर और मॉइस्चर कंटेंट बाय ओवन ड्राई मेथड, इनका इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद सॉइल जो है, सॉइल के लिए जो इसमें टेस्ट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे वो है सीव एनालिसिस टेस्ट ऑफ सॉइल, जो कि ग्रेडेशन टेस्ट भी कहलाता है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी टाइप की सॉइल जो है वो जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, तो उसकी खूबियाँ भी हमें फिर टेबल से पता चल जाती हैं। इसी तरह ये एक टेबल एक साथ अटैच हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है या टेस्ट हम डिस्कस करेंगे वो मॉडिफाइड प्रॉक्टर का टेस्ट है। मॉडिफाइड प्रॉक्टर, इसमें आप इसको यूँ कह लें कि ये इस सॉइल की
आपने क्या करना होता है, बेरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है और इसमें लैब के अंदर जो है जो टेस्ट लगाया जाता है उसका यूनिट वेट फाइंड करने के लिए। उसके बाद यूनिट वेट ऑफ सैंड है वो टेस्ट डिस्कस करेंगे। फिर फील्ड डेंसिटी टेस्ट है, तो जो हमने मॉडिफाइड प्रॉक्टर है, उसके बाद स्टैंडर्ड प्रॉक्टर है, वो है उस सॉइल का लैब के अंदर डेंसिटी फाइंड करने का तरीका। दूसरा फील्ड डेंसिटी टेस्ट है, तो फील्ड डेंसिटी टेस्ट जो है FDT बाय कोन रिप्लेसमेंट मेथड, ये एक कोन यूज़ होती है इसमें, और इस कोन के थ्रू हम क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद वहाँ से जो मटेरियल निकलता है और इसको रिप्लेस किया जाता है एक सैंड के साथ जिसका यूनिट वेट हमारे पास मालूम होता है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है फील्ड डेंसिटी टेस्ट बाय कोन रिप्लेसमेंट मेथड। इसको हम डिस्कस डिटेल में करेंगे, फ़िलहाल इंट्रोडक्शन चल रहा है, वो बाकी नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी इनमें डिटेल में हर एक टेस्ट को डिस्कस किया जाएगा। इस तरह FDT है जी, फील्ड डेंसिटी टेस्ट बाय कोर कटर मेथड, ये भी डिस्कस करेंगे। सॉइल कंसिस्टेंसी डिस्कस किया जाएगा टेस्ट नंबर 6 के तौर पे। लिक्विड लिमिट जो है वो क्या है, फिर प्लास्टिक लिमिट क्या है, यटरबर्ग लिमिट्स हैं, इनको भी डिस्कस किया जाएगा। CBR टेस्ट ऑफ सॉइल, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो जो टेस्ट है वो CBR मशीन पे किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। SPT स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ये भी हम डिस्कस करेंगे जी सॉइल के पोर्शन में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल किस तरह फाइंड की जाती है, ये भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो हमारा सॉइल का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2 स्टार्ट होगा इसका, जो कि एग्रीगेट्स से रिलेटेड है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि लैब जो है मटेरियल लैब टेक्नीशियन जो है वो उसमें हम कौन कौन सा काम करते हैं। तो सॉइल का सेक्शन हमने सबसे पहले डिस्कस किया, और सॉइल सेक्शन में कौन कौन सा टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन बस हुआ है। डिटेल में हर एक टेस्ट के बारे में एक एक वीडियो जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।